हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस एक्सप्लोर्ड। आज हम रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स ये पूरा चैप्टर एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस एन ऑफस्प्रिंग दैट इज बायोलॉजिकली सिमिलर टू द ऑर्गेनिज्म। मतलब रिप्रोडक्शन ये बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें ऑफस्प्रिंग बनाया जाता है या फिर न्यू इंडिविजुअल बनाया जाता है फ्रॉम देयर पेरेंट्स। अगर रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है और ऑफस्प्रिंग बनाते हैं तो उसे हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहेंगे। और अगर रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स मतलब मेल और फीमेल पेरेंट अगर इन्वॉल्व होके ऑफस्प्रिंग बनाते हैं तब उस रिप्रोडक्शन को हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। सो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन क्या हुई? रिप्रोडक्शन इन विच ओनली अ सिंगल ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल। इट डज नॉट इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ गैमेट। तो अगर सिंगल पेरेंट है तो इसमें कोई गैमेट फॉर्मेशन होगा नहीं और दोनों गैमेट का फ्यूजन होगा नहीं। सो इस वजह से जो भी ऑफस्प्रिंग बनेगा वो जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स, तो वो जो पेरेंट है उसके जैसा एग्जैक्ट बनेगा क्योंकि कोई दो गैमेट इन्वॉल्व नहीं है, सिंगल गैमेट से ही ऑफस्प्रिंग बना है। सो इस वजह से वो एग्जैक्ट कॉपी बनेगा, मतलब जो एग्जैक्ट पेरेंट के जैसे दिखेगा। ओके, जिसे हम क्लोन भी कह सकते हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब क्या है? रिप्रोडक्शन दैट इन्वॉल्व द प्रोडक्शन ऑफ एन ऑफस्प्रिंग बाय द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन है, मतलब दो अलग अलग गैमेट्स मिल के जाइगोट बनेगा और आगे जाके ऑफस्प्रिंग बनेगा। सो इस वजह से जो ऑफस्प्रिंग बनेगा वो एग्जैक्ट उसके पेरेंट जैसा नहीं दिखेगा। तो यही इन दोनों का सबसे बड़ा डिफरेंस है। सो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व रहेगा और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दोनों पेरेंट्स इन्वॉल्व रहेंगे, दैट मीन्स मेल और फीमेल पेरेंट इन्वॉल्व रहेंगे, गैमेट बनाएंगे, उनका फ्यूजन होके ऑफस्प्रिंग बनेगा। सो इस वजह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो ऑफस्प्रिंग बनेंगे वो पेरेंट जैसे एग्जैक्ट नहीं दिखेंगे और जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऑफस्प्रिंग बनेंगे वो उनके पेरेंट जैसे ही एग्जैक्ट दिखेंगे। ठीक है, तो ये रिप्रोडक्शन के दो टाइप्स हुए। अभी हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आगे कौन से टाइप्स होते हैं, कौन से प्रोसेसेस होते हैं वो देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे बाइनरी फिशन मतलब क्या है। जैसे कि इस चार्ट में देखिए, यहाँ पे आप लोगों को असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अलग अलग टाइप्स दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे पहला है फिशन, उसके बाद है फ्रेगमेंटेशन, बडिंग, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, रीजनरेशन और स्पोर फॉर्मेशन। तो ये सारे टाइप्स हुए असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। तो सबसे पहला जो है वो है बाइनरी फिशन। ओके, तो बाइनरी फिशन क्या है? तो सेल स्प्लिट्स इनटू टू, ईच सेल कैरीज अ कॉपी ऑफ डीएनए फ्रॉम द पेरेंट्स। तो मैंने यहाँ पे एक शॉर्टकट सेंटेंस लिया है, एक छोटा सा, जिसमें मैंने लिखा है कि जो सेल है, मतलब मान लो ये एक अमीबा है, सिंगल सेल है अमीबा, आपको पता है। तो ये सेल जब स्प्लिट हो जाएगी, मतलब इससे ही ऐसे सेल का डिवीजन होके ये न्यूक्लियस ऐसे डिवाइड होके आगे जाके ऐसे सिंगल सिंगल दो सेल बन जाएंगे, तब उस प्रोसेस को या फिर उस टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम बाइनरी फिशन कहेंगे। ओके, सो इसमें एक ही पेरेंट इन्वॉल्व रहेगा, उसका स्प्लिटिंग होके दो नए सेल बन जाएंगे। दूसरा जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है वो है फ्रेगमेंटेशन। अब इसमें क्या होगा? जो पेरेंट रहेगा, जो सिंगल पेरेंट रहेगा, वो सिंगल पेरेंट अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, फ्रैगमेंट बना देगा, तो उसे हम फ्रैगमेंटेशन कहेंगे। और जो फ्रैगमेंट्स बन गए हैं, जैसे कि इस डायग्राम में देखिए, ये जो डायग्राम है वो है प्लानेरिया की। ये प्लानेरिया का एक पेरेंट है, मान लो ये सिंगल पेरेंट है। तो अगर ये ऐसे बीच बीच में से ऐसे तीन पार्ट्स में अगर कट भी हो जाता है तो आगे जाके वो ऐसे नया ऑफस्प्रिंग बना सकता है, डॉटर प्लानेरिया वो बना देगा। सो हम इसे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे सिर्फ सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व हुआ है। थर्ड जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है वो है बडिंग। तो जो ईस्ट है, जो कि फंगाई है, ये ईस्ट खुद के बॉडी के ऊपर, मान लो ये कोई पेरेंट फंगाई है, पेरेंट ईस्ट है, तो ये जब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा तो ये ऐसे ऊपर ऐसे एक बल्ब बना देगा जिसे हम बड कहते हैं। ये बड आगे जाके इसी जो
पेरेंट है, मान लो ये बड़ा वाला पेरेंट है, तो यहाँ पे उसने एक छोटा सा बर्ड बना दिया। तो जब तक ये छोटा बर्ड मैच्योर्ड नहीं हो जाता है और जब तक ये ईस्ट कंप्लीटली नहीं बनेगा, तब तक ये पेरेंट को ही अटैच रहेगा। और जैसे ही ये ईस्ट पेरेंट के ऊपर मैच्योर्ड हो जाएगा, तब जाके ये यहाँ से कट होके ऐसे नया एक ऑफस्प्रिंग बनाएगा, मतलब ये खुद एक नया ऑफस्प्रिंग बन जाएगा। तो ऐसे प्रोसेस को हम बडिंग कहते हैं, जिसका एग्जाम्पल ईस्ट है और दूसरा एग्जाम्पल हाइड्रा। हाइड्रा जो है वो भी बडिंग करता है, ठीक है। जो बाइनरी फिशन है, इसके एग्जाम्पल मैंने नहीं बताए, तो बाइनरी फिशन के एग्जाम्पल रहेंगे अमीबा, पैरामीशियम, ये बाइनरी फिशन करेंगे। जो फ्रैगमेंटेशन है वो फ्रैगमेंटेशन में आएगा एग्जाम्पल प्लानेरिया, स्पाइरोगायरा, ये फ्रैगमेंटेशन करेंगे। बडिंग में ईस्ट और हाइड्रा ये बडिंग करेंगे। नेक्स्ट जो टाइप है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वो है स्पोर फॉर्मेशन, मतलब इस जो स्पेसीज है यहाँ पे स्पोर बनेंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल क्लैमिडोमोनास, जिसे हम ग्रीन एल्गी कहते हैं। तो ग्रीन एल्गी स्पोर फॉर्मेशन करेगा, तो ये भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। इसमें कोई मेल और फीमेल गैमेट फॉर्मेशन नहीं होगा, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व रहेगा। और जो लास्ट असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है जो कि है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, ठीक है। तो यहाँ तक रिप्रोडक्शन का पहला टाइप कंप्लीट होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एग्जाम के लिए आपको इसके सिर्फ जो एग्जाम्पल्स होते हैं वो लर्न करने हैं। जो सीईटी जो है महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की, जो आप एग्जाम देने वाले हो अभी, तो उसमें आप सिर्फ ये एग्जाम्पल लर्न कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट जो है रिप्रोडक्शन का टाइप वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसमें क्या होता है? सो रिप्रोडक्शन दैट इन्वॉल्व्स द प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग बाय द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। जब मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होगा तब झाइगोट बनेगा, झाइगोट डेवलप होके नई जनरेशन बन जाएगी या फिर न्यू इंडिविजुअल, या फिर जिसे हम ऑफस्प्रिंग कहते हैं। तो ये है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जैसे कि अगर हम ह्यूमंस की बात करते हैं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए जो फीमेल है वो एग बनाएगा, मतलब फीमेल गैमेट बनाएगी, और जो मेल है वो मेल गैमेट बनाएगा, दैट मीन्स स्पर्म बनेंगे। जब एग और स्पर्म का फ्यूजन होगा, जिसे हम फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कहते हैं, तब उससे झाइगोट बनेगा। झाइगोट में डेवलपमेंट होके एम्ब्रियो बनेगा और फाइनली ऑफस्प्रिंग बन जाएगा। और अगर वही हम प्लांट की बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, तो प्लांट भी जो एंथर और गाइनोशियम, मतलब गाइनोशियम और एंड्रोशियम जो मेल और फीमेल पार्ट्स होते हैं, वो भी एग और पोलन ग्रेन बनाएंगे। तो वो कैसे बनाएंगे वो अभी हम इसी वीडियो में आगे डिस्कस ही करने वाले हैं। तो यही आपको अभी इतना ही याद रखना है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे, उनके गैमेट फ्यूज हो जाएंगे और झाइगोट बन के नया ऑफस्प्रिंग बन जाएगा, एंड दिस इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखो ये एक फ्लावर का मैंने स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया है। तो ये जो है ये वहाँ वाला ये पार्ट है, इसको हम कहते हैं एंड्रोशियम। एंड्रोशियम को ही हम स्टेमन कह सकते हैं। तो एंड्रोशियम का अगर हम स्पेशल ऐसे साइड में अगर हम डायग्राम निकालेंगे तो ये फिलामेंट रहेगा और फिलामेंट के ऊपर यहाँ पे एंथर रहेगा, और इस कंबाइंड स्ट्रक्चर को कहा जाता है स्टेमन या फिर एंड्रोशियम। इट इज़ अ मेल पार्ट ऑफ फ्लावर। ओके अब इसी फ्लावर के अंदर फीमेल पार्ट भी है, जो कि ये सेंटर में आप देख सकते हो। जैसे कि यहाँ देखिए ये जो पार्ट है ये बीच वाला, तो ये गाइनोशियम है, दैट मीन्स फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर। तो गाइनोशियम में ये ओवरी रहेगी, ओवरी के ऊपर ये स्टाइल रहेगी और स्टाइल के ऊपर यहाँ पे ऐसे स्टिग्मा रहेगा। ओके तो ये स्टिग्मा है, स्टाइल और ओवरी, इसे हम कंबाइनिंगली गाइनोशियम कहते हैं या फिर पिस्टिल कहेंगे या फिर इसे ही हम कार्पेल कहते हैं। अभी हम एंथर का स्ट्रक्चर लर्न करेंगे। तो जो मैंने अभी ये जो मेल पार्ट बताया था जो कि फिलामेंट है और ऊपर वाला ये एंथर है, तो इस एंथर को अगर हम बीच में से ऐसे कट करेंगे और ऊपर से जब हम उसके अंदर झांक लेंगे तब हमें कैसे स्ट्रक्चर दिखाई देगा, इसको अभी हम डिस्कस करेंगे। तो एंथर के दो टाइप्स होते हैं। ओके पहला जो टाइप है वो है डाइथिकस एंथर और दूसरा है मोनोथिकस। ओके सो जो डाइथिकस एंथर होता है उसके पास दो लोब्स होते हैं।
अब 2 लोब्स मतलब कैसे, ये डायग्राम में देखिए, ये ऐसा एक स्ट्रक्चर रहेगा। अगर हम एंथर को बीच में से कट करेंगे तो हमें कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा। तो इसके पास 2 लोब्स है। 2 लोब्स मतलब यहाँ से अगर हम इसे कंसिडर करेंगे तो इधर वाली जो साइड है इसको हमने एक लोब कहा है, और इधर वाली जो साइड है उसे हमने दूसरा लोब कहा है। तो डायथिकस एंथर के पास 2 लोब्स रहेंगे और उसके बीच में ऐसे 4 पोलन सैक रहेंगे। ठीक है, तो याद क्या करना है, जो डायथिकस एंथर है, डायथिकस एंथर के पास 2 लोब्स रहेंगे और 4 पोलन सैक रहेंगे, 4 पोलन सैक रहेंगे। ओके, अब ये जो दूसरा वाला जो है दैट मीन्स जो मोनोथिकस एंथर है, मोनोथिकस एंथर का अगर हम स्ट्रक्चर कंसिडर करेंगे तो उसका स्ट्रक्चर कैसे रहेगा। देखो, मोनोथिकस एंथर जो रहेगा उसके पास सिर्फ सिंगल लोब रहेगा, मतलब एक ही लोब से वो बनेगा, जैसे कि कुछ ऐसा इसका स्ट्रक्चर दिखेगा। ओके, और उसके अंदर 2 पोलन सैक रहेंगे। तो याद क्या रखना है, जो मोनोथिकस एंथर है उसके पास सिंगल लोब है। ओके, और सिंगल लोब के अंदर 2 पोलन सैक रहेंगे। ठीक है, तो ये रहेगा मोनोथिकस एंथर। तो एंथर के 2 टाइप, डायथिकस, मोनोथिकस। डायथिकस मतलब 2 लोब, उसके अंदर 4 पोलन सैक। मोनोथिकस मतलब सिंगल लोब जिसके अंदर 2 पोलन सैक। जैसे कि अब यहाँ पे मैंने जो स्ट्रक्चर दिखाया है वो डायथिकस का है, क्योंकि अभी इस चैप्टर में हमें इसको ही लर्न करना है। तो ऐसे कुछ स्ट्रक्चर दिखेगा। और अभी हम इस स्ट्रक्चर, ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पे है ये कैसे बना है, तो सबसे पहले तो फ्लावर तो नहीं बना होगा, फ्लावर के अंदर मेल पार्ट तो नहीं बना होगा। तो सबसे पहले एक सिंगल सेल होगी, उस सेल का डिवीजन होके ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना होगा। तो अभी हम उसे ही डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, इस चार्ट से आप समझ जाओगे। तो सबसे पहली वाली जो सेल है, मतलब जिससे ये पूरा एंथर का स्ट्रक्चर जो मैंने अभी बताया है वो बना है, तो सबसे पहली जो सेल रहेगी वो रहेगी हाइपोडर्मल सेल, जो कि आउटर मोस्ट सेल है। अब इस हाइपोडर्मल सेल का कन्वर्शन हो जाता है, या फिर ये हाइपोडर्मल सेल जो होती है ये मैच्योर्ड हो जाती है और उससे बन जाती है आर्केस्पोरियल सेल। ओके, अब मान लो ये कुछ हाइपोडर्मल सेल होगी, इसका डिवीजन होके या फिर ये सेल मैच्योर्ड होके इसने ऐसे बहुत सारे आर्केस्पोरियल सेल बनाए होंगे। अब ये जो सारे आर्केस्पोरियल सेल बने हैं, ये सेल आगे जाके डिफ्रेंसिएशन करेगी, मतलब आर्केस्पोरियल सेल से कुछ स्पोरोजिनस सेल बनेंगे और कुछ पैराइटल सेल बनेंगे। ठीक है, सो कुछ सेल इससे क्या बन गए, इनर स्पोरोजिनस सेल। अब स्पोरोजिनस सेल का डिवीजन होके बहुत सारे सेल बन गए और एक टिश्यू बन गई जिसका नाम है स्पोरोजिनस टिश्यू या फिर पोलन मदर सेल। ओके, तो स्पोरोजिनस टिश्यू का ही दूसरा नाम क्या है, पोलन मदर सेल, दैट मीन्स पीएमसी। सो स्पोरोजिनस सेल से बन गई पीएमसी, और पीएमसी से ही आगे जाके पोलन ग्रेन बन गए। जो हम बोलते हैं कि मेल गैमेट जो है फ्लावर का, वो मेल गैमेट रहेगा पोलन ग्रेन। तो पोलन ग्रेन कहाँ से बना है, सबसे पहली बनी थी हाइपोडर्मल सेल, उससे बनी आर्केस्पोरियल सेल, आर्केस्पोरियल सेल का डिवीजन होके डिफ्रेंसिएशन होके स्पोरोजिनस सेल बनी, उसके बाद पोलन मदर सेल बनी, उसके बाद पोलन ग्रेन बना जिसे हम माइक्रोस्पोर्स कहते हैं। ठीक है, अब जो ये वाली सेल जो थी, आर्केस्पोरियल जो सेल थी, आर्केस्पोरियल सेल से कुछ पैराइटल सेल्स भी बन गए, और पैराइटल सेल से उसका डिफ्रेंसिएशन होके 4 अलग अलग टाइप के सेल बन गए और उससे एंथर की वॉल बन गई, जैसे कि इस डायग्राम में देखिए। तो सबसे बाहर वाली जो वॉल है उसे एपिडर्मिस वॉल कहेंगे। ठीक है, उसके अंदर रहेगी एंडोथेशियम, उसके अंदर रहेगी मिडल लेयर और सबसे अंदर रहेगी टैपेटम। तो जो ये पैराइटल सेल्स थी, पैराइटल सेल ने 4 टाइप के लेयर्स बना दिए जो कि एंथर की वॉल बनेगी उससे। तो सबसे बाहर वाली एपिडर्मिस, उसके अंदर एंडोथेशियम, उसके अंदर मिडल लेयर और सबसे अंदर रहेगी टैपेटम। ये जो टैपेटम है, ये टैपेटम जो पोलन ग्रेन अंदर बनने वाले हैं यहाँ पे, उसको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करने का काम करेगी। तो टैपेटम का फंक्शन एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस डायग्राम को हम थोड़ा जूम करके देखेंगे। देखो,
इस डायग्राम में देखो तो सबसे आउटर कवरिंग तो आपको समझ में आ गया, एपिडर्मिस है, तो ये आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर है जो कि फ्लैटेड सेल से बनी है, फ्लैट सेल से बनी है। उसके अंदर रहेगी एंडोथेशियम, ओके, जो कि मिडल लेयर है। उसके अंदर और अंदर एक मिडल लेयर बनेगी जो 1 to 2 लेयर से बनी है, थिन वॉल की होती है ये, और सबसे अंदर रहेगी टैपेटम जो न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करेगी। तो यहाँ पे जो सेल है, अब टैपेटम के अंदर भी आप लोग कुछ सेल देख पा रहे हो, तो वो जो सेल रहेंगे वो सेल कौन से रहेंगे, मैंने पहले ही बताया है, स्पोरोजिनस टिश्यू, दैट मीन्स पोलन मदर सेल्स रहेंगे, ओके। तो सबसे अंदर वाले जो सेल है, मतलब यहाँ पे कुछ, यहाँ पे, तो यहाँ पे कौन रहेगा, स्पोरोजिनस टिश्यू। स्पोरोजिनस टिश्यू का देखो मैंने दूसरा नाम क्या कहा था, पोलन मदर सेल। तो सबसे अंदर रहेंगे पोलन मदर सेल और अंदर बन जाएंगे पोलन ग्रेन। तो इस पोलन ग्रेन को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करने का काम ये टैपेटम करेगी। तो ये कंप्लीट एंथर का स्ट्रक्चर है। तो ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हाइपोडर्मल सेल, आर्केस्पोरियल सेल, और आर्केस्पोरियल सेल से आगे जाके पोलन ग्रेन, और साइड बाय साइड 4 एंथर की लेयर बन जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट अभी हम देखेंगे ये जो पोलन ग्रेन बना है, इस पोलन ग्रेन का डेवलपमेंट कैसे होता है। मतलब ये पोलन ग्रेन आगे जाके 2 मेल गैमेट बनाने वाला है ताकि वो फीमेल गैमेट के अंदर जाके फर्टिलाइजेशन करेगा, ठीक है। तो इस पोलन ग्रेन का पहले स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। तो यहाँ पे ये जो डायग्राम है ये पोलन ग्रेन की डायग्राम है। पोलन ग्रेन जो होता है वो 2 लेयर से बना है। जो सबसे बाहर वाली होती है वो एक्साइन है, और सबसे अंदर वाली जो लेयर है वो है इंटाइन, ओके। जो एक्साइन होती है, इस एक्साइन के पास एक पर्टिकुलर एक ऑर्गेनिक मटेरियल होता है जो केमिकल है, जिसका नाम है स्पोरोपोलिन, ओके। अब ये जो स्पोरोपोलिन है, ये स्पोरोपोलिन कुछ भी बाहर अगर एनवायरनमेंट में चेंज हो जाता है, मान लो हाई टेम्परेचर हो गया या फिर एसिड अगर आ गया कहाँ से, अगर उसके ऊपर गिर गया, तो ये जो एक्साइन है वो एक्साइन ब्रेक नहीं होगी। मतलब एक्साइन का सबसे इम्पॉर्टेंट नेचर क्या है, क्या काम करता है, फंक्शन क्या है, प्रोटेक्शन का। तो ये प्रोटेक्शन क्यों दे सकती है, क्योंकि इस एक्साइन के पास एक केमिकल सब्सटेंस है जिसे मैंने क्या कहा है, स्पोरोपोलिन, ठीक है। उसके अंदर वाली जो लेयर है वो रहेगी इंटाइन, और इंटाइन 2 चीज़ों से बनी है। सबसे पहली जो चीज़ है वो है सेल्यूलोज, और दूसरी होती है पेक्टिन, ठीक है। तो ये याद रखो एग्जाम के लिए। तो इंटाइन बनी है सेल्यूलोज और पेक्टिन से, और एक्साइन बनी है स्पोरोपोलिन से। तो स्पोरोपोलिन ये हाई टेम्परेचर स्ट्रॉन्ग एसिड अल्कलाइन कंडीशन में पोलन ग्रेन को खराब नहीं होने देता, उसे डिस्ट्रॉय नहीं होने देता, ओके। और इंटाइन 2 चीज़ों से बनी है, सेल्यूलोज और पेक्टिन। अब यहाँ पे इस डायग्राम में यहाँ पे बीच में आपको ये छोटा सा एक ऐसा पॉइंट दिख रहा है, देखो यहाँ पे ये वाला। तो यहाँ पे एक्साइन की लेयर ऐसे अंदर चली गई है। मान लो ये एक्साइन हो तो बीच में से ऐसे अंदर जाके ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनाया है। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसे जर्म पोर कहते हैं। ये मैं यहाँ पे डायग्राम निकाल के दिखाती हूँ, देखो यहाँ से ये ऐसा कुछ, ओके। इसको जर्म पोर कहेंगे, और ये इंटाइन है। तो ये जो दिख रहा है आपको, इसे कहेंगे जर्म पोर, जर्म पोर। तो यहाँ याद रखना है, ये जो जर्म पोर है इसके पास ये स्पोरोपोलिन नहीं होता है। अब क्यों नहीं होगा, क्योंकि जब जर्मिनेशन होगा, जर्मिनेशन के टाइम में ये जो इनर लेयर है जो इंटाइन है, ये इंटाइन ऐसे बाहर आएगी इसी जर्म पोर से, ओके। तो अगर जर्म पोर के पास अगर ये स्पोरोपोलिन होता तो पोलन ट्यूब बाहर नहीं निकल सकती थी। तो ये जो इंटाइन है, ये इंटाइन फ्यूचर में जर्मिनेशन के टाइम में ऐसी पोलन ट्यूब बनाएगा, पोलन ट्यूब बनाएगा। सो इस वजह से इस जर्म पोर के पास स्पोरोपोलिन नहीं रहेगा। ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। और इस ये जो पोलन ग्रेन है उसके अंदर ये न्यूक्लियस रह जाएगा और अंदर साइटोप्लाज्म। ये तो इन जनरल स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब इसका डेवलपमेंट कैसे होगा, तो यहाँ पे देखिए। तो सबसे पहले ये जो पोलन ग्रेन है, ये पोलन ग्रेन क्या करता है, माइटोसिस करेगा। तो कुछ ऐसा ये इसकी डायग्राम रहेगी। तो हम पहले इस डायग्राम को समझ लेते हैं। देखो ये जो, रुको 1 मिनट, ठीक है।
अब ये जो पोलन ग्रेन है, ये पोलन ग्रेन सबसे पहले क्या करेगा, माइटोसिस करेगा। और माइटोसिस में आप लोगों को पता है नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज इट इज़ रहेगा और 2 सेल बन जाएंगे। तो ये जो पोलन ग्रेन है, तो ये पोलन ग्रेन इसी सेल के अंदर यहाँ पे ये एक्साइन रहेगी और अंदर वाली लेयर है इंटाइन। तो इसी के अंदर ऐसे 2 सेल बना देगा। तो मतलब ये जो न्यूक्लियस था, ये न्यूक्लियस 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। ये जो बड़ी वाली सेल बनी है उसे कहा जाएगा वेजिटेटिव सेल। ओके, और जो नीचे वाली छोटी वाली जो सेल है उसे कहेंगे जनरेटिव सेल। ओके, अब ये जो जनरेटिव सेल है वही आगे जाके 2 मेल गैमेट बनाएगी, कुछ जनरेट करेगी। सो इसी वजह से जो छोटी सेल है उसे जनरेटिव सेल कहा गया है। और ये जो ऊपर वाली बड़ी सेल है वेजिटेटिव सेल, ये आगे जाके डिवाइड नहीं करेगी, ये सिर्फ जनरेटिव सेल को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करेगी और फ्यूचर में जो 2 मेल गैमेट बनेंगे उन्हें भी न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करने का काम करेगी। तो आगे का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, तो देखो ये आगे ये जो ऊपर वाली सेल है वो एज इट इज रहेगी और ये जो नीचे वाली है ये ऐसे 2 सेल बनाना स्टार्ट कर देगी। और फाइनली इस स्ट्रक्चर के अंदर ऊपर ऐसा एक सेल, ऐसी एक सेल और यहाँ पे ऐसे 2 मेल गैमेट्स बन जाएंगे। ठीक है, तो जो जनरेटिव सेल है, जनरेटिव सेल 2 मेल गैमेट्स बनाएंगी। फिर से एक बार हम स्ट्रक्चर निकाल लेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा। सो यहाँ पे माइटोसिस किया इस पोलन ग्रेन ने, तो माइटोसिस के बाद यहाँ पे एक्साइन जैसे का वैसा, इंटाइन भी जैसे कि वैसे, और यहाँ पे 2 सेल बन जाएंगे। तो इसमें से जो ऊपर वाली सेल मैं यहाँ पे निकालूंगी वो बड़ी वाली और नीचे वाली छोटी सेल। तो जो बड़ी सेल है उसका नाम वेजिटेटिव सेल और जो छोटी है उसे हम कहेंगे जनरेटिव सेल। सेकेंड माइटोसिस होगा, यहाँ पे ये पहला माइटोसिस और ये सेकेंड माइटोसिस। सेकेंड माइटोसिस के बाद क्या होगा, ये जो नीचे वाली हमने जनरेटिव सेल निकाली थी वो जनरेटिव सेल ऐसे 2 इसमें डिवाइड हो जाएगी और ऊपर वाली एज इट इज रह जाएगी जो कि वेजिटेटिव सेल है। और फाइनली इससे कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। एक ये जो सेल है वो है वेजिटेटिव सेल और अंदर वाली जो सेल रहेगी वहाँ से ऐसे 2 मेल गैमेट बन जाएंगे। अब यही मेल गैमेट आगे जाके ये इंटाइन से ऐसे पोलन ट्यूब बनेगी और ये 2 मेल गैमेट जो है, ये मेल गैमेट इस ट्यूब से आगे निकल जाएंगे फीमेल गैमेट के पास। ठीक है, तो कुछ डायग्राम ऐसे दिखेगी। तो ये है डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन। ठीक है, यहाँ तक मेल फ्लावर का जो मेल पार्ट था, दैट मीन्स एंड्रोशियम, यह कंप्लीट हो जाता है। अभी हम ओव्यूल का स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपको पता है ये ओवरी हुई, ओवरी के ऊपर ये स्टाइल हुआ और इसके एग्जैक्ट ऊपर रहेगा ये स्टिग्मा। इस स्टिग्मा के ऊपर पोलन ग्रेन आएगा और यहीं से अंदर वो पोलन ट्यूब बनाएगा। और ये जो ओवरी है, ये जो नीचे वाला पार्ट है वो है ओवरी। ओवरी के अंदर यहाँ से बीच में ऐसे एक जो लाइन यहाँ पे मैंने जो ड्रॉ की है वो प्लासेंटा है। प्लासेंटा से ऐसे छोटे छोटे लाइंस में यहाँ पे निकालूंगी जिसे कहा जाता है फ्यूनिकल्स और उसके ऊपर रहेगा ऐसा ओव्यूल। तो अभी हम इसी ओव्यूल का स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है वो एनाट्रोपस ओव्यूल है जिसे इन्वर्टेड ओव्यूल कहते हैं। तो मोस्टली जो प्लांट्स होते हैं उसमें एनाट्रोपस ओव्यूल ही दिखाई देता है। तो एनाट्रोपस ओव्यूल का ये जो ऐसे यहाँ पे मैंने लाइन निकाली है, मान लो ये प्लासेंटा है। प्लासेंटा मतलब ये वाली, ये जो प्लासेंटा है और उसके ऊपर जो छोटी लाइन मैंने यहाँ पे निकाली थी वो फ्यूनिकल है और उसके ऊपर ऐसे ओव्यूल रहेगा। तो ये प्लासेंटा, उसके ऊपर फ्यूनिकल और ऊपर वाला जो स्ट्रक्चर है वो है ओव्यूल का स्ट्रक्चर। अब सबसे ऊपर वाला जो पार्ट है उसे चलाज़ा कहते हैं। चलाज़ा के एग्जैक्ट नीचे माइक्रोपाइल रहती है जो कि एक पोर लाइक स्ट्रक्चर है जिसे माइक्रोपाइल कहेंगे। ठीक है, जो कि फ्यूनिकल के जस्ट साइड में है, एडजेसेंट टू फ्यूनिकल। इसके ऊपर ऐसे 2 लेयर्स दिखाई देंगे। जो 2 लेयर होते हैं उसे इंटिगमेंट कहते हैं, आउटर इंटिगमेंट और इनर इंटिगमेंट। उसके अंदर वाली जो लेयर रहेगी जो कि है न्यूसेलस। न्यूसेलस ये पैरेन्काइमेटस टिश्यू से बनी हुई होती है और ये यहाँ पे फूड रिजर्व रहता है जो कि एम्ब्रियो सैक के डेवलपमेंट के समय उसको हेल्प करता है। और एग्जैक्ट सेंटर में रहेगा एम्ब्रियो सैक।
एम्ब्रियो सैक ये 7 न्यूक्लियस से बना है। तो ये कंप्लीट जो एम्ब्रियो सैक है उसका स्ट्रक्चर में आगे के जो स्लाइड है हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। पहले हम ये जो ओव्यूल है, ओव्यूल के अलग अलग स्ट्रक्चर के बेसिस पे उसके कुछ टाइप्स होते हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसका स्ट्रक्चर दिया जाएगा आप लोगों को और वहाँ पे उसका जो नाम है वो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। जैसे कि हमने अभी एनाट्रोपस ओव्यूल का स्ट्रक्चर डिस्कस किया है, मोस्टली प्लांट में एनाट्रोपस ओव्यूल ही दिखाई देता है। इसके अलावा एट्रोपस ओव्यूल, जो कि इसकी डायग्राम ऐसे दिखेगी। एम्फीट्रोपस ओव्यूल, एम्फीट्रोपस ओव्यूल का जो एम्ब्रियो सैक होता है वो एम्ब्रियो सैक ऐसे कुछ कर्व दिखाई देता है, जिसे एम्फीट्रोपस ओव्यूल या फिर हॉर्सशू ओव्यूल भी उसे कहा जाता है। ठीक है, इसका ओव्यूल कर्व रहेगा। तो जिस किसी ओव्यूल की जो एम्ब्रियो सैक है वो अगर कर्व दिखेगी तो आपको समझना है कि वो एम्फीट्रोपस ओव्यूल का ही स्ट्रक्चर है। इसके बाद यहाँ पे और भी कुछ हेमी एनाट्रोपस या फिर ऐसे कुछ स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे दिखाए हैं, तो जो एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। तो ये सारे डायग्राम आप लर्न कर लो और हर एक डायग्राम का जो टाइप है वो भी आपको लर्न करना है। अगर एनाट्रोपस का ओव्यूल का जो स्ट्रक्चर है उसका अगर एग्जाम्पल है तो हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, उसमें एनाट्रोपस ओव्यूल दिखेगा। जो एट्रोपस ओव्यूल अगर पूछा जाता है तो उसका एग्जाम्पल रहेगा साइकस या फिर पाए। ओके, जो एम्फीट्रोपस ओव्यूल है इसका एग्जाम्पल रहेगा लेमना, एलिस्मा। ये सारे एग्जाम्पल इसके रहेंगे। तो कुछ ऐसे एग्जाम्पल भी आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अभी हम देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक। तो जो बीच वाला स्ट्रक्चर हमने डिस्कस किया था उसके नाम मैंने नहीं बताए थे, बट ये जो स्ट्रक्चर है ओवल शेप का उसे एम्ब्रियो सैक कहते हैं। एम्ब्रियो सैक में 7 न्यूक्लियस रहते हैं। ठीक है, तो ऊपर वाले जो 3 सेल है उसे कहा जाता है एंटीपोडल सेल। एंटीपोडल सेल हमेशा याद रखो, एंटीपोडल सेल ये हमेशा जलाजल एंड के तरफ वाले जो सेल है उसे आपको लेबल एंटीपोडल सेल ही करना है। ठीक है, तो एंटीपोडल सेल ये एम्ब्रियो जब फॉर्मेशन होगा वहाँ पे न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करने का काम करेंगे। जो माइक्रोपाइलर एंड है, जो हमने नीचे में देखा था माइक्रोपाइलर एंड, उस साइड में 2 अलग अलग टाइप के सेल दिखाई देंगे। पहले जो 2 सेल होते हैं वो सिनर्जिड्स है और उसके बीच में एक सेल रहेगी। मान लो ये एक सेल और ये दूसरी सेल, ये दोनों सेल है सिनर्जिड और इसके बीच वाली जो सेल रहेगी, ये वाली जो सेल है उसे हम कहेंगे एग। ओके, इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को हम कहते हैं एग एपरेटस। और अगर हम सिर्फ सिनर्जिड्स की बात करते हैं तो 2 जो सिनर्जिड्स है अगर उसकी हम सिर्फ बात करेंगे तो उनसे फिलीफॉर्म एपरेटस बनेगा। तो फिलीफॉर्म एपरेटस के पास फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है और ये फिलीफॉर्म एपरेटस फ्यूचर में जो पोलन ट्यूब आएगी तो उस पोलन ट्यूब को गाइड करने का काम ये फिलीफॉर्म एपरेटस करेगी। फिर से सुनिए, ये जो चलाजल एंड है, ऊपर वाला जो एंड है, चलाजल एंड की तरफ हमेशा एंटीपोडल सेल रहेगी जो कि डेवलपिंग एम्ब्रियो सैक को फूड प्रोवाइड करेगा, न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करेगा। नीचे की जो माइक्रोपाइलर एंड है उसके पास 2 टाइप के सेल रहेंगे। जो बाहर वाले सेल है वो बाहर वाले सेल रहेंगे सिनर्जिड्स और सिनर्जिड्स के एग्जैक्ट सेंटर में एक सेल दिखाई देगी, वो जो रहेगी वो रहेगी एग। इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को एग एपरेटस कहेंगे और जो सिनर्जिड से बने हैं उसे हम फिलीफॉर्म एपरेटस कहेंगे जो कि पोलन ट्यूब को गाइड करने का काम करेगी। तो टोटल हो गए यहाँ तक 6 सेल। अब बीच में आपको ऐसे 2 न्यूक्लियस दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो ये फ्यूचर में जाके फ्यूज हो जाएंगे और फ्यूज होके यहाँ सिर्फ सिंगल ऐसी एक सेल बना देंगे जिसे हम कहते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस। तो जो यहाँ पे ऐसी सेल बनेगी उसे एक न्यूक्लियस बनेगा जिसे हम कहेंगे सेकेंडरी न्यूक्लियस। अब एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है, तो ये जो एंटीपोडल सेल है, ये एंटीपोडल सेल का जो सेल्स है वो हैप्लॉइड सेल्स रहेंगे। ठीक है, तो ये तीनों ही सेल हैप्लॉइड रहेंगे। जो सिनर्जिड्स है वो भी हैप्लॉइड रहेंगे, जो एग है वो भी हैप्लॉइड रहेंगे, बट बीच वाले जो सेकेंडरी न्यूक्लियाई है वो डिप्लॉइड सेल रहेगी। क्यों? क्योंकि 2 न्यूक्लियस के फ्यूजन से सेकेंडरी न्यूक्लियाई बना है तो वो डिप्लॉइड रहेगी। ठीक है, तो एम्ब्रियो सैक में 7 न्यूक्लियस रहेंगे।
अभी हम देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट मतलब एम्ब्रियो सैक। तो एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट कैसे हुआ है एक सिंगल सेल से। तो देखो हम यही जो डायग्राम है ये यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखो ये है मेगास्पोर मदर सेल, एमएमसी जिसे कहते हैं, जो कि डिप्लॉयड नेचर की है। ये मेगास्पोर मदर सेल सबसे पहले मियोसिस करेगी और मियोसिस से यहाँ पे ऐसे 4 मेगास्पोर बन जाएंगे जो कि हैप्लॉयड नेचर की है। तो ये क्या बने हैं, मेगास्पोर। ओके, अब इनमें से सिर्फ एक ही जो सेल है वो डेवलप हो जाएगी और बाकी के जो 3 सेल है वो डीजेनरेट हो जाएंगे। ठीक है, मान लो ये नीचे वाली एक ही सेल मेगास्पोर डेवलप हो गई। अब ये मेगास्पोर जो है वो मैच्योर्ड होगी, ग्रो करेगी, ऐसे साइज में बढ़ जाएगी। अब जैसे ही ये साइज में बढ़ गई ये पहला माइटोसिस करेगी। सो फर्स्ट माइटोसिस, ओके, पहला माइटोसिस करके ये एक न्यूक्लियस से ऐसे 2 न्यूक्लियस बनाएगी। फिर होगा सेकेंड माइटोसिस। सेकेंड माइटोसिस में 2 न्यूक्लियस से ऐसे 4 न्यूक्लियस बन गए। नेक्स्ट होगा थर्ड माइटोसिस। थर्ड माइटोसिस में यहाँ पे इस एम्ब्रियो सैक में ऊपर ऐसे 3 सेल बन जाएंगे, नीचे 3 सेल बनेंगे और बीच में ऐसे 2 सेल बन जाएंगे। और ये जो सेंटर में 2 सेल बने हैं उसे हम कहते हैं पोलर न्यूक्लियाई। अब यही पोलर न्यूक्लियाई, ये जो बीच वाले पोलर न्यूक्लियाई है, ये फ्यूज होंगे और आगे जाके सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाएगा। ठीक है, तो यही डायग्राम यहाँ पे हम समझ लेते हैं फिर से एक बार। तो सबसे पहले की जो सेल थी वो सेल कौन सी थी, मेगास्पोर मदर सेल। तो ये हुई मेगास्पोर मदर सेल जो कि डिप्लॉयड है। उस सेल ने मियोसिस किया, 4 सेल बना दिए, उसमें से जो ऊपर वाले 3 हैं वो डीजेनरेट हो गए। इनमें से सिर्फ एक मेगास्पोर जो है वो मैच्योर्ड हो गया जो कि हैप्लॉयड नेचर का है। एग्जाम में ये पूछेंगे कि मेगास्पोर ये हैप्लॉयड है कि डिप्लॉयड है। जो मेगास्पोर मदर सेल है वो हैप्लॉयड है कि डिप्लॉयड है, ऐसे कुछ क्वेश्चन आएंगे। अब जो मेगास्पोर है उसे जो न्यूसेलस है वो नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा और इस वजह से वो साइज में बड़ी हो जाएगी। यहाँ पे देखो ये साइज में बड़ी हो गई। अब इस सेल का पहले माइटोसिस होगा। फर्स्ट माइटोसिस होके बीच में ऐसे 2 न्यूक्लियस बन जाएंगे। फिर सेकेंड माइटोसिस होगा, इस वजह से 4 न्यूक्लियस बन जाएंगे। फिर थर्ड माइटोसिस करके इस एम्ब्रियो सैक के अंदर टोटल 8 न्यूक्लियाई बन जाएंगे। ठीक है, अब ये जो बीच वाले जो न्यूक्लियाई है उसे कहा जाता है पोलर न्यूक्लियाई। ये पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज होके बन जाएंगे सेकेंडरी न्यूक्लियाई। तो हमने इसका स्ट्रक्चर, जो एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर है, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तो ये होता है फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर, या इसे ही हम कहते हैं डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट या फिर एम्ब्रियो सैक। अभी हम देखेंगे कि पॉलिनेशन क्या होता है। तो पॉलिनेशन मतलब जब एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर के ऊपर पोलन ग्रेन ट्रांसफर होंगे और पोलन ट्यूब बना के मेल गैमेट फ्लावर के अंदर छोड़ देंगे, फीमेल गैमेट के अंदर छोड़ देंगे और वहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा। सो एक जगह से दूसरे जगह पे जब पोलन ग्रेन जाएगा उसे हम कहते हैं पॉलिनेशन, पॉलिनेशन की प्रोसेस। तो पॉलिनेशन 2 टाइप का होता है। पहला तो होता है सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरा होता है क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन को ही जीनोगैमी कहा जाता है। तो सेल्फ पॉलिनेशन के फिर से 2 टाइप होते हैं। पहला जो है वो है ऑटोगैमी और दूसरा होता है गाइटेनोगैमी। अब ऑटोगैमी मतलब क्या है, मान लो ये एक फ्लावर है, इस फ्लावर का पोलन ग्रेन इसी फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर लैंड होके पोलन ट्यूब बनाएगा। ऐसे पॉलिनेशन को हम कहते हैं ऑटोगैमी। और जो गाइटेनोगैमी है इसमें क्या होगा, एक ही प्लांट है, एक ही प्लांट के ऊपर मान लो ऐसे 2 फ्लावर्स है और इस फ्लावर का पोलन ग्रेन दूसरे फ्लावर के ऊपर जब लैंड होगा तब उस पॉलिनेशन को कहा जाता है गाइटेनोगैमी। सो सेल्फ पॉलिनेशन के 2 टाइप कौन से हुए, पहला हुआ ऑटोगैमी जहाँ पे सेम फ्लावर सेम उसी के ऊपर पोलन ग्रेन ट्रांसफर करेगा, और दूसरा जो टाइप है वो है गाइटेनोगैमी, मतलब एक ही प्लांट उसके 2 अलग अलग फ्लावर उनके बीच में पॉलिनेशन होगा।
ठीक है। अब दूसरा जो टाइप है वो है जीनोगैमी। तो जीनोगैमी के लिए पॉलिनेटिंग एजेंट की ज़रूरत होती है। क्यों? क्योंकि एक प्लांट के ऊपर जो फ्लावर है, मान लो ये एक प्लांट है, इसका ये फ्लावर है, यहाँ से पोलन ग्रेन दूसरे प्लांट के दूसरे फ्लावर के ऊपर, मतलब यहाँ से पोलन ग्रेन यहाँ पे जब ट्रांसफ़र होगा तो उसे क्रॉस पॉलिनेशन कहेंगे। तो उसके लिए कुछ एजेंट चाहिए होंगे जिसे पॉलिनेटिंग एजेंट कहते हैं। तो उसके दो टाइप के एजेंट होते हैं। पहला है अबायोटिक एजेंट और दूसरा होता है बायोटिक एजेंट, जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म की हेल्प ली जाती है पॉलिनेशन के लिए। अब अबायोटिक एजेंट कौन से हुए? उसमें है, पहला तो है विंड। विंड के हेल्प से जब पॉलिनेशन होगा उसे कहते हैं एनिमोफिलाई। ओके, तो यहाँ पे स्पेलिंग कुछ गलत हुआ है, ANE चाहिए था, सो एनिमोफिलाई। एनिमोफिलाई मतलब पॉलिनेशन विंड के हेल्प से जब होगा तब वो एनिमोफिलाई है। अगर वाटर के हेल्प से पॉलिनेशन होता है तो उसे हम हाइड्रोफिलाई कहते हैं। तो ये दोनों एजेंट आपको याद रखना है। एग्जाम में विंड के हेल्प से पॉलिनेशन होने के प्रोसेस को क्या कहते हैं ऐसे पूछा जाएगा, या फिर वाटर के हेल्प से जो होगा उसे क्या कहते हैं। अब जो हाइड्रोफिलाई है, मतलब जब पानी के हेल्प से पॉलिनेशन होगा, इसके दो टाइप है। तो कुछ पोलन ग्रेन्स जो होते हैं वो पानी के अंदर चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो पोलन ग्रेन अगर बहुत ज़्यादा हेवी है, मान लो ये पानी है, इस पानी के नीचे चले जाएंगे। यहाँ पे एक कोई प्लांट है और इसके पोलन ग्रेन पानी के नीचे चले आएंगे, तो वो पोलन ग्रेन हेवी है, इस वजह से वो पानी के नीचे आएंगे। ओके, अब ये पोलन ग्रेन पानी के नीचे अगर कोई फ्लावर है तो उसके साथ पॉलिनेशन कर देंगे। तो ऐसे पॉलिनेशन को हाइपोहाइड्रोफिलाई कहते हैं। क्या कहना है? हाइपोहाइड्रोफिलाई। ओके, हाइपोहाइड्रोफिलाई मतलब पॉलिनेशन पानी के हेल्प से ही होगा, बट पानी के सरफेस के नीचे हो जाएगा। दूसरा जो इसी का टाइप है, जो कि ये जो हाइड्रोफिलाई है उसका दूसरा जो टाइप रहेगा वो रहेगा ईपी हाइड्रोफिलाई। क्या है? ईपी हाइड्रोफिलाई। अब ईपी हाइड्रोफिलाई मतलब ये मान लो पानी है, तो पानी के ऊपर, सरफेस के ऊपर ही पोलन ग्रेन ऐसे यहाँ पे फ्लोट करेंगे और यही फ्लोट करते हुए फ्लावर के ऊपर लैंड हो जाएंगे और पॉलिनेशन कर देंगे, बट पानी के हेल्प से ही होगा। सो इसे हम कहते हैं ईपी हाइड्रोफिलाई। ओके, तो ये आपको याद रखना है, ईपी हाइड्रोफिलाई मतलब क्या और हाइपोहाइड्रोफिलाई मतलब क्या। ठीक है। नेक्स्ट है बायोटिक एजेंट के हेल्प से पॉलिनेशन कैसे होगा। तो कुछ बर्ड्स होते हैं जिनके हेल्प से पॉलिनेशन किया जाता है। जब बर्ड के हेल्प से पॉलिनेशन होगा उसे कहा जाता है ऑर्निथोफिलाई। ओके, दूसरा जो है वो है इंसेक्ट के हेल्प से। अगर इंसेक्ट के हेल्प से पॉलिनेशन होगा तो उसे कहा जाता है एंटेमोफिलाई। बैट के हेल्प से भी कभी कभी पॉलिनेशन होता है, जैसे कि कदम्ब प्लांट आपने सुना होगा। ओके, तो उस प्लांट का जो पॉलिनेशन होता है वो बैट के हेल्प से होता है, कायरोप्टेरिफिलाई कहा जाता है उसे। तो उसके जो पोलन ग्रेन्स है वो एडिबल है, तो इस वजह से उस प्लांट के ऊपर बैट उस पोलन ग्रेन को खाने के लिए चले जाते हैं। तो उसी टाइम वहाँ पे भी पोलनग्रेशन बैट के हेल्प से होगा, मतलब इस प्लांट के पोलन ग्रेन बैट के विंग्स को या उनके लेग्स को लग के दूसरे फ्लावर के ऊपर वो लैंड हो सकते हैं। सो इस वजह से बैट के हेल्प से भी पॉलिनेशन हो सकता है। और कभी कभी स्नेल के हेल्प से भी पॉलिनेशन होगा, मतलब जो लैंड पे छोटे छोटे जो प्लांट्स होते हैं उनमें भी फ्लावर लगते हैं, तो वहाँ से पोलन ग्रेन दूसरे प्लांट के ऊपर लेके जाने का काम स्नेल करते हैं, तो वो भी बायोटिक एजेंट में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ पॉलिनेटिंग एजेंट का पॉइंट। अभी हम देखेंगे नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आउटब्रीडिंग डिवाइस। अब आउटब्रीडिंग डिवाइस मतलब क्या होता है, इसकी अगर डेफिनेशन सिंपल तरीके से देखेंगे तो वो रहेगी द प्रोसेस और मैकेनिज्म दैट प्लांट्स यूज टू अवॉइड सेल्फ पॉलिनेशन। मतलब प्लांट जो है वो कभी कभी क्या करते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन अवॉइड करते हैं। मतलब ये एक फ्लावर है, तो इस फ्लावर का जो पोलन ग्रेन है वो उसी के ऊपर अगर लैंड हो जाएगा तो सेल्फ पॉलिनेशन होगा। या फिर ये एक प्लांट है, इस प्लांट पे 2 फ्लावर्स है, यहाँ से पोलन ग्रेन यहाँ पे आने के बाद भी सेल्फ पॉलिनेशन हो जाएगा। तो सेल्फ पॉलिनेशन रोकने के लिए
प्लांट्स कुछ डिवाइसेस डेवलप करते हैं। तो वो डिवाइसेस क्या होते हैं, उसे हम आउटब्रीडिंग डिवाइसेस कहते हैं। तो सबसे पहला जो आउटब्रीडिंग डिवाइस है वो है यूनिसेक्सुअलिटी। यूनिसेक्सुअलिटी में क्या होगा, इन दिस केस प्लांट बियर आइदर मेल और फीमेल फ्लावर। तो इस कंडीशन में प्लांट एक तो मेल प्लांट रहेगा या फिर फीमेल प्लांट रहेगा, मतलब यहाँ वहाँ पे कोई दोनों जो मेल और फीमेल गैमेट्स जो बना सकते हैं, मतलब जो पार्ट्स हैं एंड्रोशियम और गाइनोशियम, वो दोनों एक प्लांट में रहेगा ही नहीं, एक फ्लावर में रहेगा ही नहीं। तो एक प्लांट रहेगा मेल या फिर रहेगा फीमेल। तो उस टाइम वहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन होने का कोई चांस ही नहीं। तो सबसे पहला आउटब्रीडिंग का डिवाइस रहेगा यूनिसेक्सुअलिटी। दूसरा जो है वो है डाइकोगैमी। अब डाइकोगैमी में क्या होगा, इन दिस डिवाइस एंथर एंड स्टिग्मा मैच्योर्ड एट डिफरेंट टाइम। मतलब अगर ये एंथर है, ओके, और ये ओवरी है, मतलब ये गाइनोशियम है, तो ये दोनों ही अलग अलग टाइम में मैच्योर्ड होंगे। मतलब यहाँ पे जो पोलन ग्रेन बनेंगे वो कुछ अलग टाइम में बन जाएंगे, और वो इस पे स्टिग्मा का जो मैच्योरेशन पीरियड है वो कुछ अलग डेवलप हो जाएगा। सो दोनों टाइप अलग अलग रहेंगे। सो उस कंडीशन को हम डाइकोगैमी कहते हैं। तो उसमें दो टाइप्स रहेंगे। पहला जो है वो एंड्री कहा है, तो जब एंड्रोशियम पहले मैच्योर्ड हो जाएगा उस कंडीशन को प्रोटेंड्री कहेंगे। और दूसरा जो है वो है गाइनी दैट मीन्स गाइनोशियम। जब गाइनोशियम पहले मैच्योर्ड हो जाएगा तो उसे कहते हैं प्रोटोगाइनी। तो ये सेकेंड आउटब्रीडिंग डिवाइस है। थर्ड आउटब्रीडिंग डिवाइस रहेगा पोलन प्रीपोटेंसी, या फिर प्रीपोटेंसी भी उसको कहा जाता है। तो इसमें क्या होगा, पोलन ग्रेन ऑफ अदर फ्लावर जर्मिनेट रैपिडली ओवर द स्टिग्मा। अगर ये एक फ्लावर है, इस फ्लावर के ऊपर अगर किसी दूसरे फ्लावर का पोलन ग्रेन आ जाएगा और इसी फ्लावर का पोलन ग्रेन भी इसके ऊपर लैंड होगा, ओके, जो स्टिग्मा है उसके ऊपर लैंड होगा। बट ये फ्लावर क्या करता है, जो दूसरे फ्लावर का पोलन ग्रेन आया है उसे पहले मैच्योर्ड कर देगा, उसे पहले पोलन ट्यूब बनाने का चांस दे देगा। सो उस कंडीशन को हम प्रीपोटेंसी कहते हैं। सेकंड जो आउटब्रीडिंग डिवाइस है वो है हेटेरोस्टाइली। अब हेटेरोस्टाइली कंडीशन में क्या होगा, जो स्टिग्मा और एंथर जो है उसे अलग अलग हाइट पे प्लेस किया जाता है, ओके, वो नेचुरली डेवलप हो जाएगा। सो इस वजह से भी सेल्फ पॉलिनेशन वहाँ पे रोका जाएगा। नेक्स्ट जो है वो है हर्कोगैमी कंडीशन दैट ऑकर नेचुरली टू प्रिवेंट पोलन ग्रेन फ्रॉम एंटरिंग द ओवरी। तो यहाँ पे भी नेचुरली कुछ बैरियर्स लाएंगे जिसे हर्कोगैमी कहेंगे। उसके बाद रहेगा सेल्फ स्टेरिलिटी। अब सेल्फ स्टेरिलिटी मतलब क्या है, जब पोलन ग्रेन फ्लावर का, उसी फ्लावर का पोलन ग्रेन जब उसके ऊपर लैंड होगा तब फ्लावर क्या करेगा, उसे पोलन ट्यूब बनाने ही नहीं देगा, तो उसको वहाँ पे रिजेक्ट कर देगा। और अगर उसी टाइम दूसरे फ्लावर का अगर पोलन ग्रेन उसके ऊपर लैंड हो जाएगा तो वहाँ पे उसको वो पोलन ट्यूब बनाने का चांस दे देगा। तो ऐसे कंडीशन को कहा जाता है सेल्फ स्टेरिलिटी। तो ये सारे जो डिवाइसेस है ये आउटब्रीडिंग डिवाइसेस है, इसमें सेल्फ पॉलिनेशन रोका जाएगा, ओके। अभी हम देखेंगे डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है। तो फ्लावर में डबल फर्टिलाइजेशन होता है। डबल फर्टिलाइजेशन क्यों, तो हमें पता है, हमने पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर देखा था। ये एक्साइन थी, ये इंटाइन, और इंटाइन के अंदर दो सेल्स बन गए थे जो कि वेजिटेटिव सेल थी और दूसरी थी जनरेटिव सेल, और जनरेटिव सेल ने ऐसे दो मेल गैमेट्स बना दिए थे। ये स्ट्रक्चर हमने ऑलरेडी कर लिया है। और हमें एम्ब्रियो सैक का भी स्ट्रक्चर पता है। एम्ब्रियो सैक का जो एंटीपोडल एंड था वहाँ पे ऐसे तीन सेल बन गए थे, उसे हमने एंटीपोडल सेल कहा था, जो कि हैप्लॉइड नेचर की थी। सेंटर में ऐसे सेकेंडरी न्यूक्लियस था जो कि डिप्लॉइड नेचर का था, और नीचे जो कि माइक्रोपाइलर एंड था वहाँ पे दो सेल थे जिसे सिनर्जिड कहा था, जो कि हैप्लॉइड थे, और उनके बीच में यहाँ पे ऐसा एक एग था, ओके, जो हैप्लॉइड नेचर का ही था, ठीक है। अभी जब जर्मिनेशन होगा, जर्मिनेशन के टाइम पे ये जो इंटाइन है, ये इंटाइन क्या करेगी, ये पोलन ट्यूब बनाएगी, ये ऐसे एक पोलन ट्यूब बनाएगी। और जो अंदर दो मेल गैमेट्स है, ये दो मेल गैमेट बाहर आ जाएंगे। बाहर कैसे, इस पोलन ट्यूब के अंदर आ जाएंगे। मान लो ये दो पोलन जो मेल गैमेट थे ये ऐसे पोलन यहाँ पे ऐसे अंदर आ गए, दो मेल गैमेट पोलन ट्यूब के अंदर आ गए।
अब ये दो मेल गैमेट कहाँ पे आने वाले हैं, इस एम्ब्रियो सैक के अंदर आएंगे। इसमें से जो एक मेल गैमेट है ये एक के साथ फ्यूज हो जाएगा, ओके, और दूसरा जो मेल गैमेट है वो सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूज हो जाएगा, ठीक है। जब ये एक मेल गैमेट एक के साथ फ्यूज होता है उनसे बन जाता है जाइगोट। याद रखो, जब एक मेल गैमेट एग के साथ फ्यूज होगा तब बनेगा जाइगोट, और उस प्रोसेस को हम कहते हैं सीनगैमी। क्या कहना है, उस प्रोसेस को कहेंगे सीनगैमी, ओके। और जो दूसरा मेल गैमेट है, दूसरा मेल गैमेट सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूज हो गया तो उससे बनेगा PEN। PEN का लॉन्ग फॉर्म है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ओके। सो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बन जाएगा। अब ये जो PEN बना है उसका नेचर बोलो, वो डिप्लॉइड है, हैप्लॉइड है या ट्रिप्लॉइड है? तो जो PEN रहेगा वो रहेगा ट्रिप्लॉइड। क्यों ट्रिप्लॉइड? क्योंकि ये जो सेकेंडरी न्यूक्लियस था वो नेचर से कैसे था, डिप्लॉइड नेचर का था। जो मेल गैमेट आया था वो N था, मतलब हैप्लॉइड था, तो 2N और N का फ्यूजन होके ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बन गया। अभी मुझे बोलो कि ये जो जाइगोट है ये जाइगोट डिप्लॉइड है कि हैप्लॉइड है? तो जाइगोट जो रहेगा वो डिप्लॉइड नेचर का रहेगा। क्यों? क्योंकि एक जो था वो हैप्लॉइड था, मेल गैमेट भी हैप्लॉइड था, हैप्लॉइड हैप्लॉइड का फ्यूजन होके डिप्लॉइड सेल बन गए जो कि जाइगोट है, ठीक है। तो दोनों मेल गैमेट किसी के साथ फ्यूज हुए हैं, इस वजह से इस फर्टिलाइजेशन को डबल फर्टिलाइजेशन कहा है, ठीक है। ये आपको समझ में आ चुका होगा। अब जो डबल फर्टिलाइजेशन हुआ है, मतलब एक मेल गैमेट, मान लो ये मेल गैमेट है, ये एक के साथ फ्यूज होके क्या बना था, जाइगोट बना था, ठीक है। जो दूसरा मेल गैमेट था वो सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूजन करके क्या बनाया था उसने, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ओके। तो ये जो एंडोस्पर्म है, एंडोस्पर्म का कैसे डेवलपमेंट हुआ है और उसके क्या टाइप्स होते हैं, और इसके बाद एम्ब्रियो का मतलब जाइगोट से एम्ब्रियो कैसे बना है, ये हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ओके। तो हम नेक्स्ट वीडियो में एंडोस्पर्म का स्ट्रक्चर, उसके बाद एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर और सीड और फ्रूट का स्ट्रक्चर ये पूरा डिस्कस कर लेंगे, तभी हमारा ये पूरा जो चैप्टर है वो ख़त्म हो जाएगा। तो आज तो हम सिर्फ यही तक स्टॉप कर देंगे, ठीक है।